Hello everyone, this is Arpansan and you're watching my YouTube channel. So आज करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस आज 26 मई. तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे. वैक्स सप्लाई फाइजर वांट्स प्री ऑर्डर एंड एडवांस पेमेंट. तो यार आपको पता ही होगा, अपनी न्यूज़ में सुना ही होगा, फाइजर, मॉडर्ना और जो रेमडेसिविर वैक्सीन हैं वो इंडिया में बैन हो चुके हैं. और जो फाइजर की डिमांड है, मतलब वैक्सीन की टोटल डिमांड है कोवैक्सीन कोविशील्ड इंक्लूडिंग, वो काफ़ी ज़्यादा है और दिल्ली जैसी स्टेट्स में तो काफ़ी कम है सप्लाई में. तो जो फाइजर है उसने कंडीशन कल ही रखी है कि वांट्स प्री ऑर्डर एंड एडवांस पेमेंट. आगे के ऑर्डर्स के लिए उसको प्री ऑर्डर चाहिए, थोड़ा पहले से बुकिंग और एडवांस पेमेंट के साथ साथ. तो कल ही यूरोपियन नेशंस ने, यूएस ने और यहाँ पे लिखा है जापान एंड अदर कंट्रीज़ ने जिनको ज़्यादा नीड है अभी के लिए, उन्होंने जो है प्री ऑर्डर्स बुक कर दिए हैं. जापान इज़ फाइजर प्रायोरिटी लिस्ट बिकॉज ऑफ द अपकमिंग ओलंपिक्स. और फाइजर की जो अपकमिंग ओलंपिक्स की वजह से जापान है उसकी प्रायोरिटी पर है. तो ये न्यूज़ है फाइजर से रिलेटेड. ये मोर ऑफ एन इंसिडेंट बेस्ड न्यूज़ है, इसमें कॉन्सेप्चुअल नहीं है ज़्यादा. तो अगर आपके पास टाइम है तो आप भी पढ़ सकते हैं आगे डिटेल में. और इसका रेफरेंस भी है पेज नंबर 6 पर, बिग कमिटमेंट. तो ये भी आप रेफर कर सकते हैं. सेकेंड वेव में लीव अ बिगर डेंट ऑन जीडीपी. तो मैंने कल ही एक को क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा जीडीपी है, मतलब हमारी इकोनॉमी का जो ग्रोथ इंडिकेटर होता है, वो ऑलमोस्ट डाउनफॉल पर है. ऑलमोस्ट नहीं, काफ़ी उस बड़े स्केल पर डाउनफॉल पर है. और जो स्टॉक मार्केट है और जो मार्केट की कैपिटलाइजेशन है टोटल मार्केट की, वो कल मैंने आपको बताया 3 ट्रिलियन भी क्रॉस कर चुकी है. तो इनको क्या रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि नेम से तो ऐसे लगता है कि ये दोनों हैंड इन हैंड चलने वाली चीज़ें हैं. तो ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड ये नहीं, तो मैंने इसलिए आपको अभी कॉल करा दिया. अब एक सबसे पहले हम वर्ड समझ लेते हैं, बारक्लेज. तो बारक्लेज यार एक ब्रिटिश वर्ल्ड वाइड बैंक है. मतलब ये यहाँ पे लिख देता हूँ, बारक्लेज. बारक्लेज यार क्या है, एक ब्रिटिश वर्ल्ड वाइड बैंक है. तो यार इसके जो एस्टिमेट्स होते हैं ना, हर बैंक अपने एस्टिमेट कुछ रिपोर्ट्स निकालता है, कुछ रिसर्चेस करता रहता है हर बैंक. तो इसके जो एस्टिमेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी वैल्यू है. कोई भी अगर कंपनी दूसरी भी होती है तो वो बारक्लेज के एस्टिमेट को ज़रूर मतलब जो है कंसिडर करती है अपनी रिसर्चेज एक्सेट्रा. तो बारक्लेज की ऐसी एक रिसर्च आई है कि सेकंड वेव में लीव अ बिगर डेंट ऑन जीडीपी. तो इंडिया की जीडीपी पर सेकंड वेव जो है अभी कोविड की चल रही है, तो ये काफ़ी एक बड़ा डेंट कर सकती है, मतलब काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है, मोर देन द फर्स्ट वेव. तो इसमें और एसबीआई की रिसर्च भी इसको सप्लीमेंट कर रही है कि लॉस Q1 में 6 लाख करोड़ का जो है वो आ सकता है, रिपोर्ट कर सकते हैं, मतलब जो है कंपनी वाइज रिकवरी. एंड इसमें काफ़ी सारे इन्होंने आर्टिकल्स हैं. राइजिंग लॉस हेड टू जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेटेड 2.5% फाइनेंशियल 2020, एस्टिमेट ग्रोथ कट टू 9.2%. तो इन्होंने पहले 11.6% का ग्रोथ रेट बताया था, 2.4% कम कर 9.2% बताया. और वीकली लॉस इंक्रीज टू 8 बिलियन इन मे फ्रॉम. तो अप्रैल में वीकली लॉसेज ये हैं, जो कंपनी के वीकली लॉसेज हैं वो 5.3 बिलियन के हुआ करते थे अप्रैल में, और इस मई में 8 बिलियन पे जो है इंक्रीज़ कर चुके हैं. पर ये लॉसेज हैं, तो वही इनका जो सप्लीमेंट कर रहे हैं इस थ्योरी को. इम्पैक्ट विल कम थ्रू हेल्थ चैनल रादर देन मोबिलिटी. ये हेल्थ चैनल से आएगा रादर देन मोबिलिटी. और हेल्थ चैनल का मतलब है कि जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ है इनसे ज़्यादा आएगा रादर देन कि किसी की डेथ हो रही है उनसे. It expects a 74 billion hit on the economy in nominal terms, almost twice the 38 billion it had estimated earlier. तो बारक्लेज ने, मैं जैसे बता रहा हूँ कि पहले भी एस्टिमेट्स करे थे, तो उनका 38 बिलियन का लॉसेज आ रहे थे, और अब अगर एस्टिमेट लगाए तो 74 बिलियन का उन्होंने रिपोर्ट बताया अपनी रिपोर्ट में. ये कोविड के केसेस ऑन ट्यूसडे की न्यूज़ है. और यहाँ पे एक बहुत अच्छी सर्वे यार आरबीआई कंडक्ट करने वाला है, आरबीआई टू सर्वे कोविड इम्पैक्ट ऑन एमएसएमईज. तो यार सबको पता है कि एमएसएमई मतलब होता है कि मीडियम एंड स्मॉल स्केल मीडियम एंटरप्राइजेस. तो इसमें यार क्या है कि इनकी दो डिलेमा की चीज़ें हैं. सबसे पहली बात कि एमएसएमई अगर आप जो टॉप नॉच है पकड़ते हैं तो उन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं करा, ना के बराबर किया है या फिर कम किया काफ़ी. और दूसरी बात, जो उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि आपको पता है स्टॉक मार्केट में पता नहीं कहाँ से इतना रिटेल इक्विटी इन्वेस्टर आए जा रहे हैं. तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है. तो इसमें ये हो सकता है कि अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं इंक्रीज़ कर रही होती तो इन्हें कुछ सब्सिडीज ऐसा प्रोवाइड कर सकते थे. बट अब देखना है कि इस रिसर्च के एंड में कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या आरबीआई नई पॉलिसी कुछ बनाती है नहीं. दूसरा यार ये एक न्यूज़ है फार्मर से रिलेटेड. नो एल नीनो ओवर नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑज मीट डिपार्टमेंट. तो यार इसमें हम दो चीज़ें, जो एल नीनो वर्ड लिखा है इसको ढंग से समझ लेते हैं. तो एल नीनो यार ये एक विंड का करंट है. दो करंट्स होते हैं, एल नीनो और ला नीनो. तो यार ये दोनों विंड करंट्स हैं. तो ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या है ये. तो सबसे पहले यार ये दोनों पैसिफिक ओशन से जो है ओरिजिनेट होते हैं. पैसिफिक ओशन से जो है ओरिजिनेट होते हैं. और इन दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि ये वार्म है, ये हॉट विंड्स हैं, और ये कोल्ड विंड्स हैं. तो यार वैसा होता है कि जो अब मानसून का सीज़न है, मानसून के सीज़न में जो एल नीनो है यानी कि वार्म विंड्स फ्रॉम पैसिफिक ओशन है, वो अगर इंडिया को हिट करती हैं तो वो जनरली जो इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट है उस पर हिट करेंगी, सॉरी वेस्टर्न कोस्ट है उस पर हिट करेंगी, जो मुंबई, गोवा और वो जो पूरा इलाका है उस पर हिट करेंगी. तो मानसून सीजन में
जो है ये क्रॉप्स के लिए जो मतलब अब एग्रीकल्चर एज अ होल के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसबेनिफिशियल है, यानी कि डिज़ास्टर्स है। तो और एक जो रिपोर्ट है उन्होंने बताया कि ये जो एल नीनो है उसकी अकरेंस अब कम हो सकती है या फिर नहीं के बराबर है नेक्स्ट फॉर 6 मंथ। तो मतलब ये बेसिकली साइन है कि जो एग्रीकल्चर है वो अच्छे से ग्रो कर सकता है 6 मंथ्स में, अगर कुछ कैलामिटी नहीं आती है। और जो मैंने आपको बताया था काफ़ी सारा केस चल रहा है DHFL और आर वाधवन के केस में, मैंने आपको कल डिटेल में बताया था, तो उसके ऊपर एक आज स्टे हुआ है। आज मैंने आपको बताया था कि एन क्लैट में चला गया है वो, मैं पहले लिख देता हूँ, एन क्लैट में जो है केस चला गया था। एन क्लैट का मतलब मैंने बताया था नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो ये यार एक तरह से NCLT से के ऊपर सुप्रीम है उससे, और उसके जो ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर वो कर सकता है, रूल ओवर कर सकता है। तो इसने ऐसा ही कुछ किया है, उसने स्टे दे दिया NCLT के ऑर्डर को, स्टे दे दिया है। पहले से को लग रहा था कि ये मतलब अप्रूव कर देगा उसका ऑर्डर, बट अभी के लिए स्टे दिया है। और वापस से माधवन ने भी वापस से केस कर दिया इसके ऊपर। तो अभी ये थोड़ा डिलेमा में है केस। अभी हम 1-2 दिन रुकते हैं, फिर मैं इसकी न्यूज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। आज की न्यूज़ को मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया इसकी, क्योंकि अभी थोड़ा डिलेमा में, इसमें खुद भी ऐसे लिखा है कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। वाधवन कुड फाइल अ केस इन सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द स्टे। तो अभी स्टे का कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है कि है या नहीं है, डिलेमा में है, तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। मेहुल चौकसी गोज मिसिंग इन एंटीगिया एंड बारबुदा। तो अगर आपको नहीं पता है, मेहुल चौकसी एक बड़ा नाम है जो आपका फ्रॉड हुआ था उसके अंदर, PNB फ्रॉड। अगर आपने पढ़ा मल्टी करोड़ फ्रॉड था PNB फ्रॉड, उसके अंदर एक बड़ा नाम था मेहुल चौकसी। तो ये मेहुल चौकसी अब मिसिंग हो चुका है। एंटीगिया और बारबुदा मतलब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। तो ये वो है। अगर आपको PNB फ्रॉड के बारे में नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है कि मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। नो रिस्पाइट फॉर पावर कंपनीज डिमांड टर्म्स नेगेटिव। तो यार ये जो पावर कंपनी है उनकी जो डिमांड है मतलब पावर की, वो काफ़ी ज़्यादा जो है श्रैंक कर चुकी है। उन्होंने लिखा है कि विद द सेम पीरियड ऑफ फास्ट ईयर व्हेन इंडिया वाज अंडर नेशनल वाइड लॉकडाउन विद रिस्ट्रिक्शंस एंड सेवरल रिस्ट्रिक्शंस कपल्ड विद रेन्स हैव डिनाइड चांसेस ऑफ गुड समर फॉर पावर कट्स। तो ऐसा होता है कि जो समर में, आपको पता ही है, नेचुरल फिनोमेना है, जो समर में पावर की जो डिमांड है और पावर की जो, मैं पे लिख देता हूँ, पावर समर में जो पावर की डिमांड है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विंटर्स। तो जो ये कंपनीज प्रेडिक्ट कर रही हैं कि ऐसा नहीं होगा इस बार, क्योंकि जो आपको पता है समर अब आ ही गया है और सेकेंड वेव चल रही है, अभी भी चलने लग रही है, और थर्ड वेव की भी जो है न्यूज़ आ रही है। तो इसीलिए बस ये न्यूज़ है कि इस बार समर में पावर की डिमांड पे कोई इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जो अभी तक चल रही है नेशन वाइड लॉकडाउन की सिचुएशन में वैसी ही रहेगी। और यार ये न्यूज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है जानने की, जो CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके न्यू चीफ हो गए हैं अब से ये सुबोध जायसवाल। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, सुबोध जायसवाल है अब ये उस CBI के न्यू चीफ है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये खुद भी एक IPS ऑफिसर हैं, और अगर आपको इनकी स्टोरी पढ़नी हो तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है इनकी, आप पढ़ सकते हैं। इस करके पेज नंबर 3 पर है इसमें। हिकअप्स और इन द रिन्यूअल ऑफ स्टाफ टर्म लाइफ कवर्स। तो इसमें यह है कि जो कंपनीज़ ने स्टाफ को टर्म लाइफ कवर्स दे रखे हैं, वो अगर जो इस बार अब जैसे कोविड की वजह से जिनकी डेथ हो रही है या वैसे भी डेथ हो रही है नेचुरल डेथ, तो उसमें ये जो रिकवरी है वो थोड़ी सी जो है मतलब हिकअप्स हो रहे हैं। हिकअप्स मतलब थोड़ी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही है उसके अंदर। मैं पहले कहता हूँ रिकवरी के अंदर हिकअप्स का कुछ मतलब, ये थोड़ा फैंसी बनाने के लिए हिकअप्स वर्ड लिखा है। इसका मतलब है कि जो रिकवरी ऑफ द फंड्स है, मतलब जो मनी मिलती है एट द एंड ऑफ इंश्योरेंस, उसमें थोड़ा कम मतलब ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि ये अभी ज़्यादा हो रहे हैं डेथ। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास भी ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा रिसोर्सेज जो वो इसमें कर सके रिफंड, मतलब वो उनको कंपनसेशन कर सकें। तो ये कुछ कंपनीज़ के नाम इन्होंने दिए हैं स्पेसिफिक करके, मैक्स लाइफ, PNB मेट लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, SBFC कोटक लाइफ एंड टाटा AIA। ये भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है, इसलिए मैंने इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये वो आफ्टर कोविड 2.0 फ्यू ग्रीन शॉट्स फॉर ऑटो, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ ढंग से यार, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, ये वाला आर्टिकल पूरा काफ़ी अच्छा है। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं यार कि जो हमारे कंट्री की डेमोग्राफी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमारी जो पूरी नेशन की इकोनॉमी है, मतलब इनकम होती है, नेशनल इनकम बोलते हैं, नेशनल इनकम। उसमें से अगर आपको नेशनल इनकम नहीं पता तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इसमें समझना। नेशनल इनकम बस मतलब मान लो कि पूरे देश की इनकम, पूरे सब लोगों की इनकम, तो उसमें से 45 से 46% जो है वो रूरल एरिया से आती है। और अभी की बात नहीं है, काफ़ी टाइम से, और ओवर द टाइम कम ही हुआ है, इससे ज़्यादा कमी था। और दूसरी बात कि इसमें जो आपको लग रहा होगा ये ज़्यादा रूरल एरिया में है तो एग्रीकल्चर से आता होगा, इसका सिर्फ 1/3 एग्रीकल्चरल इनकम है, मतलब एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड ऑल द चीज़, जो डेयरी और जो फिश फार्मिंग, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, वो सब कुछ 1/3 है एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर प्लस लिखा है, इसका मतलब हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, मिल्क, डेयरी, सब कुछ मिला के। तो अब यार ऐसा है कि अगर 45 to 46% रूरल से आ रही है, और जो कोविड का फर्स्ट जो वेव थी उसमें रूरल एरियाज़ कम इम्पैक्ट हुए थे, या ना मैं क्रॉस लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ना के बराबर, बट कम हुए थे। और सेकेंड वेव में जो है रूरल एरियाज़ भी उतने ही इम्पैक्ट हुए जितने अर्बन एरियाज़ हुए। तो इसका इम्पैक्ट इस न्यूज़ में है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर। तो यार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी सिग्निफिकेंट जो शेयर है सेल का, वो रूरल एरियाज़ में जाता है, हमें नेम से नहीं लग रहा होगा बट जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो
फर्स्ट वेव हुआ था, फर्स्ट वेव जब आई थी, जब अर्बन एरियाज़ में तो डाउन था ही, तो उसको थोड़ा बहुत कॉम्पनसेट जो है रूरल एरियाज़ ने कर दिया था। बट अब क्या है कि यार रूरल एरियाज़ में भी पूरा इम्पैक्ट पड़ा है, तो ऑटो सेल्स वहाँ पे भी जो है नीचे ही जाती जा रही हैं, और अर्बन एरियाज़ में तो और भी बुरा हाल है फर्स्ट लॉकडाउन से। तो जो यहाँ पे न्यूज़ अब आ जाते हैं इस पर, अब न्यूज़ ये है कि आफ्टर कोविड 2.0 के बाद जैसा कि हर जो है इंडस्ट्री की रिकवरी हो रही है धीरे धीरे, पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए रूरल बेल्ट की वजह से, जो रूरल बेल्ट के अंदर क्योंकि लॉकडाउन इस बार हिट कर गया है, तो उनके लिए थोड़ी रिकवरी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है कि स्टेट्स कंट्रीब्यूटिंग 80% ऑफ जीडीपी, 90% ऑफ ऑटो आर अंडर लॉकडाउन। तो इसमें यह है कि कुछ स्टेट्स हैं, मतलब पूरे इंडिया में स्टेट्स हैं 80% ऑफ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उनका, और 90% ऑफ द ऑटो सेल्स, मतलब 90% ऑटो सेल्स की ग्रॉस सेल्स में 90% उनका शेयर है, वो जब लॉकडाउन के अंदर है। तो ये मतलब ये एक सिग्निफिकेंट रीज़न है कि जो कोविड 2.0 के बाद हर इंडस्ट्री रिकवर कर रही है, बट ऑटो इंडस्ट्री इतनी सडनली रिकवर नहीं कर पाएगी। तो ये उसके रीजन हैं। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ है। इंडिया इनकॉर्पोरेटिव टू स्टिक विद WFH का मतलब यार वर्क फ्रॉम होम मॉडल टिल अगस्त टू सितंबर। तो यार इसमें ये है कि जो सिंस लॉकडाउन काफ़ी सारी स्टेट्स में जून 1 को खुल रहे हैं, बट जो है अगस्त से सितंबर तक जो मल्टीनेशनल्स हैं जो यहाँ पे वर्क कराती हैं, वो वर्क फ्रॉम होम मॉडल पे ही स्टिक रहेंगे अभी के लिए। तो ये भी इंसिडेंट बेस्ड न्यूज़ है, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं, अगर आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं इसके आगे। ये भी फॉर्चून, ये इमेज बेस्ड है। तो ठीक है, अपना फर्स्ट पेज कवर हो चुका है। अब इसके आगे चलते हैं प्योर पॉलिटिक्स सेक्शन पर। 1 लाख हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर्स टू बी ट्रेन बाय अगस्त। तो यार इसमें यह है कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो हेल्थ केयर में अब ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उससे आप अगर पूरा चाहें तो पढ़ सकते हैं। हाई वैक्स वेस्टेज इन ट्राइबल स्टेट, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है करंट न्यूज़ से रिलेटेड। तो यार इसमें जो वैक्सीन है, वैक्सीन के लिए 1% या क्लोज टू 1% की वेस्टेज जो है डिटरमाइन करी गई है, क्योंकि यार जीरो वेस्टेज तो आपको पता ही इंडिया में पॉसिबल है नहीं, वैसे भी पॉसिबल नहीं होती। पर काफ़ी सारी स्टेट्स ने, जैसे ट्राइबल स्टेट्स, इनको नाम इसमें दिया है, वैसे ट्राइबल स्टेट्स का ऐसे कोई मीनिंग नहीं है। तो उन्होंने यहाँ रिपोर्ट की है कि 2.1% से 3.1% तक हरियाणा वगैरह में ऐसी स्टेट्स में जो है वेस्टेज का रेट चल रहा है। तो यार ये काफ़ी बुरी बात है, क्योंकि वैसे ही वो सप्लाई जो है काफ़ी कम है, और जो 1% का रेट अगर मेंटेन हो पाता है तो इनको करना चाहिए। थाउजेंड ऑफ पीपल इन ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल मूव टू सेफर एरियाज। तो यार ये तो याद से रिलेटेड न्यूज़ है कि जो ओडिशा और वेस्ट बंगाल पे हिट करने वाला है, तो उन्होंने इवैक्यूएट कर दिया पूरी सिटी को और मूव कर गया। यूएन, इसमें सबसे पहले इस न्यूज़ में पढ़ लेते हैं, EAM यूएन चीफ डिस्कस बैक सोल्यूशंस यूएनएससी रिफॉर्म। तो यार यूएनएससी की सबसे पहले जो है फुल फॉर्म देख लेते हैं, इसमें लिखी हुई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स। तो इसमें यार ये है कि यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स ने जो वैक्सीन है, वैक्सीन का है क्योंकि पूरे जो है वर्ल्ड में डिस्प्यूट चल रहा है, तो इसमें जो उन्होंने यूएन के चीफ है उन्होंने डिस्कस किया है कि वैक्स का सोल्यूशन कैसे हो, कि कैसे जो पेटेंट राइट्स हैं वो हर कंट्री को मिलें और जो एक्सरसाइज कर पाएँ। क्योंकि अगर आप इंडिया जैसी कंट्री की बात करते हैं तो वो तो अपनी पेटेंट लेके मैनुफैक्चर कर सकते हैं, जैसे अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ हैं, बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं, तो ये अगर इनको IPR मिल जाता है जब भी इनके पास कोई ऐसा रिसोर्सेज नहीं है कि ये जो प्रोडक्शन कर सकें, तो उसके ऊपर ही मीटिंग हुई है। रिवाइज प्रोटोकॉल सेज इन्फेक्शन थ्रू एयर। तो इसमें यार कल थोड़ी सी डरावनी सी न्यूज़ आई है कि यार जो कोविड-19 SARS-CoV-2 जो आ रहा है, मतलब उसका नया म्यूटेंट है, तो वो जो है एयर के थ्रू एयरबोर्न है, मतलब एयर के थ्रू जो है कॉन्टेजियस या स्प्रेड हो सकता है। तो वो एक न्यूज़ है। NDRF अलाउड टू सेटअप हॉस्पिटल्स एट बटालियन लेवल्स। ठीक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं इंसिडेंट बेस। ये भी ओनस ऑन PM टू इंश्योर सेंटर स्टेट यूनिटी इन वैक्स प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन, शर्मा। एंड ये हो गया। SC डायरेक्ट CBI टू HC सेज फर्स्ट एंड टू बैंक सेटअप टू टेक अवे लिबर्टी। तो यार ये जो है CBI का जो अभी न्यू मैंने आपको बताया था कि जो हेड हुए हैं, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। फर्स्ट पे फ्रंट पेज को मैंने आपको दिखाया था कि CBI के जो न्यू चीफ हुए हैं सुबोध जायसवाल, तो है उनके बाद ही एक जो हाई कोर्ट की न्यू बेंच बिठाने की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को डायरेक्ट किया है कि हाई कोर्ट की न्यू बेंच बिठाई जाए, ताकि वो जो पोस्ट इलेक्शन वायलेंस है जो अभी चल रहा था, जो आज भी आपको पता होगा जो किसानों का है, उनके ऊपर जो है जज कर सकें। ये उनका ऊपर पूरा आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा इनके मतलब कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो आप पे पढ़ सकते हैं। और ग्लोबल रिकग्निशन, ये पूरा ऐड है यार। एथिक्स मैनिपुलेटेड मीडिया टैग विद ऑल, ये भी यार पॉलिटिक्स बेस्ड न्यूज़ है। मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दिया गया है मिनिस्टर्स को, ट्वीट्स को, तो ये भी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। नो डिस्पाइट फॉर पबजी, मैंने आपको बताया था ये कई कंपनीज़ का जो है डे वाइज दे रखा है कि कितनी डिमांड है और वैसे कितनी होती थी। जैसे मैं आपको बता दूं कि 2020 की डिमांड इसमें दी हुई है, 2020 की डिमांड इसमें दी हुई है, 2021 की दी हुई है। और इन दोनों ईयर में तो ऐसा कुछ कंपैरिजन क्यों किया नहीं जा सकता, दोनों टाइम पे लॉकडाउन है, मई के टाइम पे, तो 2019 का भी दिया हुआ है। यार काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा इमेज बनती है और अच्छा होता है कि अगर आप नंबर से ज़्यादा डील करें। तो 2019 की अगर आप कंपैरिजन करें, मैं ब्रॉड कंपैरिजन कर देता हूँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरेज चल रहा है 4000, और यहाँ पे एवरेज घटकर हो चुका है 35,000। तो यार ये MUSA मतलब मेगा वॉट्स के उसमें है, मतलब पावर की यूनिट है बेसिकली, तो काफ़ी ज़्यादा चेंज है यहाँ पे। जैसे परसेंटेज चेंज भी बताया हुआ है -4%, और ये पर डे का है।
तो जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस है, मतलब पूरी पावर इंडस्ट्री के ऊपर। तो ये आप पढ़ सकते हैं आगे। और नो एल निनो ऑकरेंस ओवर नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो मैंने आपको बताया था एल निनो और लाल निनो का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में। तो इसमें मतलब ये जो गुड न्यूज़ है, ये यहाँ पे लिखा भी है, गुड न्यूज़ फॉर इंडिया मानसून फेड एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो अगर एग्रीकल्चरल मतलब और कोई कैलेमिनिटी नहीं आती है तो काफ़ी अच्छा जो है उनके लिए है, एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए। और यार ये ऑयल कंपनीज़ ने प्राइस हाइक कर दिया है काफ़ी टाइम, 13th टाइम दिस मंथ, इस मंथ में 13वीं बार। तो यार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे ऊपर से है मुंबई ने क्लोज टू 100 कर दिया है, जो मुंबई की कंपनीज़ हैं। और इसमें यार एक अगर आपको डिटेल में चाहिए ये चीज़ मैं बताता हूँ, पर अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो स्टेट होती है ना, उसके हाथ में काफ़ी सारी जो टैक्सेस होते हैं वो नहीं होते हैं। तो उनमें से जो एक टैक्स है जो इनके पास होता है वो है एक्साइज़। एक्साइज़ यार पहले चलता था ऑलमोस्ट, जहाँ पे जीएसटी ने इसको जो है रिप्लेस कर दिया है, पर एक्साइज़ अभी भी 2-3 चीज़ों पे लगता है। उसमें से एक है लिकर और एक है पेट्रोल, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पेट्रोल के ऊपर जो भी एक्साइज़ है वो स्टेट लगाती है। तो जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो स्टेट्स के हाथ में होते हैं, इसलिए यहाँ पे स्टेट वाइज कंपैरिजन किया है, जो है पूरे नेशन वाइड नहीं बताया। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि पेट्रोल का प्राइस विदाउट एक्साइज 35 के आसपास है, 35 रुपीज़ पर लीटर। और उसके ऊपर जितना भी जैसे 100 रुपीज़ है तो 65 रुपीज़ का एक्साइज लग रहा है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। तो ये एक फैक्ट है। और पेट्रोल प्राइस रोज पर 23 पैसे इन ये अब ये मतलब डे वाइज दिया हुआ है, जैसे दिल्ली में 93.44 दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इससे आगे। बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें अगर आपको ये समझ गया तो काफ़ी है। और इससे आगे सारी न्यूज़ है इसके ऊपर, एड्स हैं, ये एड्स हैं, सारे एड्स ये पढ़ लेते हैं। ईटी मार्केट का सेशन में आपको बताऊँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी खुद की रीडिंग के लिए। इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता क्योंकि ज़्यादा इसमें निफ्टी और एनएसई बीएसई की बात होती है, बट जो भी होगा मैं बता दूँगा। लिफ्टिंग ऑफ कोविड कर्व्स कुड अनलॉक ग्रोथ फॉर मेनी स्टॉक्स। तो यार इसमें यह है कि मैंने आपको बताया था कोविड 2.0 रिकवरी है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए थोड़ी सी जो है पीछे है, पर वो अदर सेक्टर्स के लिए एक चांस है कि वो रिकवर कब कर सकते हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन खोल रहे हैं, कोविड कम हो रहा है, तो उससे ये रिकवर कर सकते हैं। कुछ कंपनी वाइज इसमें कंपैरिजन दिया हुआ है, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इंद्रप्रस्था गैस, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, इंटरग्लोब मार्केटिंग एंड महानगर गैस। तो इनका इन्होंने जो है कंपैरिजन किया है और जो है रीजंस लिखे हैं कि ये रिकवर कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है यार। निफ्टी को टच 16,400 बाय सितंबर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट। तो यार निफ्टी की जनरल रेंज अभी मैं अगर आपको सही बताऊँ थोड़ा टाइम पहले चल रही थी 14,200 के आसपास, जब ये लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट नहीं हुए थे, या फिर जो बीच में टाइम था जब एक लॉकडाउन से बीच में दूसरा जो खुला था कुछ टाइम पहले जैन फेब में, उसके बाद यार 16, उसके बाद जो नॉर्मल एवरेज चल रही है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़कर 15,500 के आसपास जो है नॉर्मल एवरेज चल रहा है, मतलब एवरेज आउट कर जाता है। यहाँ पे लिखा भी है कल का निफ्टी का क्लोज मैं आपको दिखा देता हूँ। कल का निफ्टी का क्लोज 15,200 के आसपास है। कल काफ़ी गिरा है क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा भी है कि 0.03% का जो है डिडक्शन है इसके अंदर। तो निफ्टी और आईसीआईसीआई के डायरेक्टर का कहना है कि जो सितंबर आएगा, जब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जैन फेब का जो है एवरेज, और ये अभी के टाइम पे आप बोल सकते हैं कि अप्रैल मई का एवरेज आप इसे बोल सकते हैं। और जो आईसीआईसीआई के डायरेक्टर के अकॉर्डिंग ये न्यूज़ ये है कि सितंबर के आसपास 16,200 तक ये जा सकता है, 16,400 आई सॉरी 16,400 के को ये टच कर सकता है मार्क को। ये बहुत अच्छी बात होगी। मैं अगर आपको निफ्टी वापस से नहीं पता है तो मैं आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ इसके ऊपर पूरी, बट फॉर शॉर्ट ये एनएससी होता है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 टॉप कंपनीज़, एनएससी की 50 टॉप कंपनीज़ का इंडेक्स होता है। उसमें जो 50 टॉप कंपनीज़ हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को सम अप करके उसका इंडेक्स बनाया जाता है। तो ये वो है एनसीएलटी ऑर्डर टू टेक अप वाधवंस ऑफर ऑन डीएचएफएल स्टेट। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अभी इसके अंदर डिलेमा की बात है, अभी मैं कवर नहीं करूँगा पूरा, बट शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या है। तो इसमें ये है कि यार जो एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया था, एनसीएलटी की रूलिंग बोलते हैं उसको, एनसीएलटी की रूलिंग, तो वो जो है विद दैट रूलिंग ये केस चला गया था एनसीएलएटी में, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो वहाँ पे जो कल एक जो हुई है सेइंग, उसके अंदर इस ऑर्डर पे जो एनसीएलटी की रूलिंग थी इसके ऊपर स्टे दे दिया गया कि मतलब यही फॉलो होनी चाहिए उनके अकॉर्डिंगली। पर अब क्या है कि वाधवन ने, जो कपिल वाधवन में इसके प्रमोटर्स हैं, जो पिरोमल जो है इनका सब्सिडरी है, उसकी सेल पे बात चल रही थी, जो इन्होंने जो है मतलब रिफ्यूज़ कर दिया एक तरह से। तो उन्होंने वापस से एक केस फाइल कर दिया है, इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकते। अब आगे आ जाते हैं यार, ये न्यूज़ है स्टोरी। आ जाते हैं इफ सेकंड निफ्टी कंपनी टू रेटिंग कमोडिटी रैली गेंस। तो ये अगर आपको पता ना हो कमोडिटी रैली गेंस का मतलब है यार कि एक तो स्टॉक मार्केट होता है, तो स्टॉक मार्केट के अलावा भी है काफ़ी सारे फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं, जैसे कि एक तो प्राइमरी मार्केट होता है, इसके अंदर आईपीओ, अगर आपने कभी नाम सुना आईपीओ तो वो होता है। और इनके अलावा भी काइंड ऑफ जो है मार्केट्स होते हैं, कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट। ठीक है, सी लिखा है कमोडिटी के लिए CO कर देता हूँ, करेंसी CU। ठीक है, कमोडिटी मार्केट्स में यार काफ़ी सारी डील्स होती हैं, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा बाद में, पर अभी के लिए शॉर्ट में समझ सकते हैं कि फ्यूचर, ऑप्शन, स्पॉट और M से होता है यार एक। और इसके अंदर क्या होता है कि कमोडिटी आप परचेज कर सकते हैं, मतलब ये अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप
यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, बाकी मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में। करेंसी मार्केट के अंदर होता है कि यार आपने सुना होगा जो रुपी डॉलर का एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है, उसके अंदर की कुछ लोग स्पेकुलेटिव गेंस के लिए जैसे डॉलर परचेज कर लेते हैं, और वो सब जो है करेंसी मार्केट के अंदर आता है। तो उसमें से जो कमोडिटी मार्केट की मैं बात कर रहा था, तो कमोडिटी मार्केट में ये क्या न्यूज़ है कि जो निफ्टी कंपनीज है, 11 निफ्टी कंपनीज कैन टू रेक इन कमोडिटी वैली गेंस। टू रेक मतलब कि इन्वेस्ट करेंगे और जो है पार्टिसिपेट करेंगे कमोडिटी मार्केट के अंदर, और उन कंपनीज़ के नेम भी हैं। और जो इसके अंदर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट एडवर्स इम्पैक्ट इसमें ये लिखा है कि जो अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ तो वो निफ्टी के अंदर ऊपर चढ़ जाएगी कंपनी, और जो एडवर्स इम्पैक्ट हुआ तो वो नीचे गिर जाएगी। बस ये है कंपनी में। करेक्शन इन मेटल्स, राइट एंट्री पॉइंट इनटू डीएसपी एंड आरएनई फंड, तो ये भी इंसिडेंट बेस्ड न्यूज़ है, आप पढ़ सकते हैं। स्ट्रेट फोकस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज, शो स्लो ऑन वैक्स पुश एट रेस, तो ये नाम से इतना, ये यहाँ तक सेक्शन है यार ये सारा, ये अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक ही इसमें जो है आर्टिकल है पूरा बड़ा, ये गेम है मैंने आपको बताया। और ये है 80% हाउ टू डील विद सेकेंड हैंड स्ट्रेस, ये एक आर्टिकल है। बिल गेट्स लीडरशिप रोल स्टे इंटैक्ट डिस्पाइट एलिगेशंस, तो एक स्पोक्स पर्सन ने said that 2019 investigation did not face Bill Gates off the board and that he had planned to spend more time on his philanthropy। तो इसमें यार इनके डिवोर्स अभी आपको पता है चल रहा है, तो जो इसकी लीडरशिप इस मतलब ये बोला गया है इनके ऊपर, बेसिकली इनके पॉजिटिव के लिए आर्टिकल है कि जो उनके लीडरशिप के रोल्स हैं वो स्टे इंटैक्ट, मतलब उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। जेम्स जॉइस लैंडमार्क तो सेट इन बिकम अ हॉस्टल, ये भी एक आर्टिकल है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली जेम्स जॉइस एक पर्सन है, उनका जो हॉस्टल है, उनका जो मतलब लैंडमार्क है वो हॉस्टल में कन्वर्ट हो रहा है। बस ये, तो थैंक यू, हमने कवर कर लिया पूरा एज़ यूजुअल। मैं आपकी पीडीएफ जो है पूरे उसमें अपलोड कर दूंगा। और थैंक यू यार, आपके जो हमारा एसआरसी एस्पिरेंट वाली वीडियो है उसमें 1.1K हो गए हैं, तो उसके लिए वेरी वेरी थैंक्स। और अभी जो कल वाली वीडियोज़ हैं उन पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बस आप एक काम कर सकते हैं कि आप कमेंट करें, जो भी आपको लगता हो कमेंट करें। तो कमेंट से क्या होता है कि इसमें वन वे कम्युनिकेशन है, अभी मैं लाइव नहीं आ सकता हूँ तो वन वे कम्युनिकेशन है। तो अगर टू वे होता है तो ऐसा लगता है कि यार कोई रियल पर्सन देख रहा है, तो ऐसा होता है कि बस मतलब थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। तो कमेंट जरूर करें आप नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।